जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मनकोट पेंटिंग का संबंध कहाँ से है। तो देखिए, मनकोट जो पेंटिंग का संबंध है वो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। अब हम जम्मू कश्मीर की और पेंटिंग है जो काफ़ी फेमस है उनको भी देखते हैं, जैसे बसोली और डोगरा। ये दोनों पेंटिंग कहाँ की है, ये दोनों पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। अब हम कर्नाटक की पेंटिंग की देखेंगे तो तंजौर और मैसूर पेंटिंग, ये दोनों कहाँ की है, कर्नाटक की है। अब राजस्थान की देखते हैं, पिछवाई पेंटिंग कहाँ की है, राजस्थान की। पट्टचित्र और सौरव पेंटिंग, ये दोनों कहाँ की है, उड़ीसा की है, याद रखिए। वेस्ट बंगाल की पटुआ पेंटिंग कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की। अब जैसे हम पूछते हैं, जैसे थांका पेंटिंग सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश तीनों जगह पाई जाती है। जैसे मंजूसा और मधुबनी पेंटिंग, ये कहाँ की है, ये बिहार की है। फैलकर पेंटिंग झारखंड की है। संथाल पेंटिंग बंगाल और बिहार दोनों जगह है। और इसी को संथाल पेंटिंग है जादू पटुआ समुदाय द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, जादू पटिया समुदाय द्वारा बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्कई साड़ी का संबंध कहाँ से है। तो देखिए, दक्कई साड़ी का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। अब देखिए, हम कई अन्य साड़ी भी देखें, जैसे कसाऊ की साड़ी कहाँ की है, केरल में फेमस है। महाराष्ट्र में नवराही और पडवी साड़ी, ये दोनों कहाँ, महाराष्ट्र में फेमस हैं। एमपी की चंदौरी साड़ी कहाँ की है, एमपी की है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य साड़ी, जैसे गुजरात में कौन सी है, जामनगरी साड़ी कहाँ फेमस है, गुजरात में। अब जैसे देखते हैं, इतकल की साड़ी कहाँ की है, कर्नाटका। पटोला साड़ी गुजरात। बोमकई उड़ीसा। सम्बलपुरी और कोटपाड़, ये तीनों का संबंध कहाँ से है, उड़ीसा से। अब है हम देखते हैं, अब देखिए जागनगरी साड़ी है, इसी को जीआई टैग भी मिल चुका है जो गुजरात की है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुरवंजी लोक नाट्य कला का संबंध कहाँ से है। तो देखिए, कुरवंजी लोक नाट्य कला का संबंध तमिलनाडु से है। अब हम बात करते हैं आसाम से रिलेटेड कौन कौन सी लोक नाट्य कला है। तो देखिए, भावना और अंकिया नाट और ओजापली, ये तीनों कहाँ की है, आसाम की है। गोवा की बात करते हैं तो रडमाले कहाँ की है, गोवा की है। और ठोकलीला मणिपुर की। अब मांच एमपी की है। थस्कटिया उड़ीसा की है। दशावतार महाराष्ट्र। और थांडपाथेर जम्मू कश्मीर। रंगमन उत्तराखंड की है। अब हम बात करते हैं बयालता कहाँ की है, कर्नाटका की है। यक्षगान कर्नाटका। और स्वांग राजस्थान। भवई कहाँ की है, गुजरात की है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बारकरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, बारकरी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। देखिए, महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ की हैं, महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं कि अन्य उत्सव जैसे कहाँ मनाया जाता है। कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है। सिग्मा उत्सव गोवा में। ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य और उत्सव, जैसे रोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में। रोहिणी उत्सव झारखंड में। मियू और आओलोइंग, ये दोनों कहाँ के, नागालैंड के। नरोपा हिमालय का कुंभ भी बोलते हैं, ये कहाँ का है, लद्दाख में मनाया जाता है। पुंथड़ू उत्सव ये तमिलनाडु का है। समक्का सरलंगवा जतारा, ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतोष ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर सर, किसके नाम पर रखी गई है। तो वो किसके नाम पर, मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखी गई है। अब देखिए, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत होती है 1941 में शुरू होती है, और इसके पहले विजेता कौन है, बंगाल था। अब हम बात करते हैं कि जो फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है, वो डूरन कप है। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, मोहन बागान ने जीता है। अब देखिए, जो डूरन कप है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाती है। पहली बार 1888 में शिमला में हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि जो सबसे अधिक आबादी वाले जो इंडिया के पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं। जैसे पहले नंबर पर कौन आता है, चीन। दूसरे पे भारत। तीसरे पे यूएसए। चौथे पे इंडोनेशिया। पाँचवें पे पीओके। छठे पे ब्राज़ील। सातवें पे बांग्लादेश। आठवें पे नाइजीरिया। नौवें पे रशिया। और 10वें पे मैक्सिको। ये सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। तो यही मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की,
तो अब देखिए जो इसमें क्या है वो श्रीलंका नहीं है, तो श्रीलंका वैसे कौन से नंबर पे आता है, वो 40वें नंबर पे आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब देखिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो नागपुर महाराष्ट्र में है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धनबाद में है। और आलू संस्थान जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो शिमला में है। और पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है, इज्जतनगर यूपी में है। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है, वो भी लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किससे है। तो देखिए कार्तिकेयन मुरली का जो संबंध है वो चेस से है। अब चेस से रिलेटेड ट्रॉफी कौन सी है, नायडू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, चेस से। लिम्का ट्रॉफी किससे है, वो चेस से है। अब देखिए पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने, विष्णुनाथ आनंद हैं जो तमिलनाडु के थे, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और पहली बार 2000 में विश्व चैंपियन रहे थे। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन है, दिव्येंदु बहुआ, वो वेस्ट बंगाल के। थर्ड नंबर पर प्रवीण थिम्पसे हैं। अब हम बात करते हैं पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, एस विजयलक्ष्मी जी थी। कौन, एस विजयलक्ष्मी पहली ग्रैंड मास्टर है। अब हम बात करते हैं इन शॉर्ट फुट फॉर मेल एथलीट द मेटल बॉल वेट। देखिए जो मेटल बॉल होती है इन शॉर्ट फुट में उसका वजन कितना होता है, 726 kg होता है। और यहीं फीमेल की बात करें तो उनका कितना होता है, 4 kg होता है। अब देखिए जो फॉल के कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जब गेंद होती है वो गर्दन से छिपी हुई नहीं रहेगी तब फॉल होता है। और दूसरा 60 सेकंड के अंदर फेंकना चाहिए और सर्किल के बाहर जाए तभी, अगर सर्किल के अंदर गिर जाता है तो वो फॉल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इन शॉर्ट फुट से प्लेयर रिलेटेड कौन से हैं, तो तजिंदर पाल सिंह तूर ये 91.49 मीटर फेंक चुके हैं। अब हम बात करें प्रथमन सिंह बरार, ये भी संबंधित किससे है, शॉर्ट फुट से है। अब हम बात करते हैं जोगिंदर सिंह बेड़ी, ये इनका भी संबंध किससे है, शॉर्ट फुट से है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 341 क्या कहता है, तो आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट की परिभाषा बताता है। यही आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST का आरक्षण बताता है। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात करता है जो अभी हटा दिया गया है। यही मैं बात करूं आर्टिकल 332 की, विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन की बात करता है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है। अब हम बात करते हैं जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंड करने का, ये कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो सिंपल मेजोरिटी से, और दूसरा 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत और हाफ स्टेट सहमति हो तब किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में, जिसके तहत हमने 9th जो शेड्यूल है वो जोड़ा गया था। अब मैं यही बात करूँ जो 9th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, लैंड एंड टीन्योर से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। लैंग्वेज आर द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये किस किस में लिखी गई है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया। क्या जो लैंग्वेज है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किस में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। अब हिंदी में किसने लिखा है, बसंत कृष्ण वैद ने लिखा है। अब देखिए जो सजावट का काम किया था वो किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। और लेखक कौन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेसिडेंट हु फर्स्ट यूज द प्रेसिडेंट पावर सस्पेंसरी वीटो टू रिटर्न द बिल इन द पार्लियामेंट, तो वो किसने की थी, सस्पेंसरी पावर वीटो किसने यूज की थी, APJ अब्दुल कलाम ने की थी। अब यही मैं बात करूं ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी पॉकेट वीटो यूज़ की थी। वो रोक लगाई थी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर, उन्होंने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। परंतु APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सस्पेंसरी वीटो का यूज किया था बिल को रिटर्न करने के लिए। अब मैं बात करूं जो वाइस प्रेसिडेंट, तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन से, S राधाकृष्णन है, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे BD जत्ती। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। एट हुज डिस्पोजल इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्लेस्ड। ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिकल 267 2 क्लॉज के तहत इसमें ये आता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
अब मैं बात करता हूँ हुज डिस्पोजल इज द कंटेंजेंसी फंड प्लेस, वो किसा होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब मैं बात करूँ कि कंटेंजेंसी फंड किसके तहत ही आया था, ये कंटेंजेंसी एक्ट 1950 के तहत आया था। अब यही एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है जितने भी राजनेता होते हैं इन सभी को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के में से दिए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 266 एक कहता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए तैमूर के राजवंश के बाद किसने आक्रमण किया था, लोधी वंश ने और सैयद वंश ने आक्रमण किया था। जैसे लोधी वंश का शासनकाल कब तक है, 451 से 1526 तक, और सैयद वंश का 1414 से 1451 तक है। अब मैं बात करता हूँ तैमूर के आक्रमण, 1398 में तैमूर आक्रमण हुआ, जिसमें नसरुद्दीन मोहम्मद के समय आक्रमण हुआ था। अब देखिए नसरुद्दीन जो मोहम्मद है उसका शासनकाल कब तक है, 1395 से 1414 तक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सैयद सुल्तानों को प्रारंभिक काल के शुरू करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो देखिए सैयद सुल्तानों की जो संस्थापक कौन थे, वो खिज्र खान थे, 1414 में और 1421 तक रहे। अब देखिए इनके बाद कौन आया था, मोइनुद्दीन मुबारक शाह आया था सेकंड, जिसे सबसे योग्य शासक भी बताया जाता है। और इसकी एक बुक थी तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक कौन है, याहिया बिन सरहिंदी के इसके लेखक हैं। अब इसके बाद कौन आया था, मोहम्मद शाह फोर आए थे और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आए थे, और यही अलाउद्दीन आलम शाह यही कौन है, अंतिम शासक हैं किसके, सैयद वंश के। अब मैं बात करूँ जो खिज्र खान है, जो रैयत आला की उपाधि किसने हासिल की थी, वो खिज्र खान ने हासिल की थी। अब देखिए एकमात्र सिया, अब देखिए जो एकमात्र थे, जो सैयद सुल्तान थे, जो एकमात्र सिया थे। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, संगीत राजा, इसके लेखक कौन है, राणा कुंभा, ताजुल मासिर, हजन निजामी, और फतवा ए जहांगीरी, इसके लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख यामिनी उत्वी है, और तबकात नासिरी के कौन है, मिनहाज उस सिराज हैं। रजिया यदि महिला, और इन्हीं का एक कोट है, रजिया यदि महिला न होती, ये इसी ने ही दिया था। अब ये स्टेटमेंट मिनहाज ने दिया था। ये पूछ लिया जाता है कि रजिया यदि महिला न होती तो उसका नाम इतिहासों में होता, तो ये किसने स्टेटमेंट दिया है, ये मिनहाज उस सिराज ने दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी पहला एकमात्र शासक रणभूमि में मारा गया था। यही वो एकमात्र शासक है जो रणभूमि में मारा गया था, और इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। अब हम बात करते हैं लोधी वंश। देखिए लोधी वंश की जो प्रथम अफगान वंश यही था, और इसका जो शासनकाल है 1451 से 1526 तक। अब देखिए इसके जो संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी से, जिनका शासनकाल 1451 से 1489 तक है। अब इन्होंने जो शासन किया था वो दरी पे बैठकर शासन करता था ये। और सिकंदर लोधी का शासनकाल कब तक है, 1489 से 1517 तक। अब पीर मजार पर रोक किसने लगाई थी, सिकंदर लोधी ने ही लगाई थी। और आगरा 1504 में बसाया, और इसने अपनी राजधानी आगरा को कब बनाया, 1506 में बनाया। और यहीं गुलरुबी शीर्षक रचना लिखता था। ये गुलरुबी शीर्षक जो रचना थी वो इसी की थी। अब मैं बात करता हूँ इब्राहिम लोधी ने बाबर को हराया, जो मुगल वंश का संस्थापक था, और यही लोधी वंश का अंतिम शासक भी यही था। अब मैं बात करता हूँ द्वितीय अफगान वंश, जो सूफी साम्राज्य है। अब देखिए जो अपना पहले लोधी है, इसकी एक पुस्तक थी तारीख दाऊदी, इसके लेखक कौन है, अब्दुल्ला, और पहले लोधी के बारे में इसमें बताया गया है। अब मैं बात करता हूँ लोधी वंश का सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो देखिए लोधी वंश की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। अब मैं बात करूँ इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है, पानीपत में है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, 6371 किलोमीटर है, और पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है। अब मैं बात करता हूँ पृथ्वी की जो आयु किस विधि के द्वारा निकाली जाती है, विधि यूरेनियम विधि से पता लगाते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी टाइम जोन्स, हाउ मैनी डिग्री
डज ईच टाइम जोन कवर, तो कितना होता है 15 डिग्री होता है ईच टाइम जोन में कवर होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके हैं, फ्रांस के हैं 13, फिर रशिया के हैं 11, और फिर इंडिया का कितना है 1 है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 देशांतर है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। नेम ऑफ द ओशियन ट्रेंच इन द इंडियन ओशियन विद अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 23,560 फीट, वो कौन सी है, जावा ट्रेंच है। इसकी जो गहराई है 7725 मीटर है। अब मैं बात करूँ जो जावा ट्रेंच है इसी को हम सुंडा गर्त भी कहते हैं। सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, चैलेंजर डेप्थ और मेरियाना ट्रेंच है। जो मेरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पाई जाती है, पैसिफिक ओशियन में, और इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। अब मैं बात करता हूँ टोंगा ट्रेंच। जो देखिए टोंगा ट्रेंच है वो साउथ अफ्रीका ओशियन में है, और इसकी जो गहराई है वो 10,880 मीटर है। अब मैं बात कर रहा हूँ प्यूटोरिको नॉर्थ अटलांटिक में पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दिया से प्रयागराज तक कौन सा वाटरवेज है, तो हल्दिया से प्रयागराज तक जो वाटरवेज है वो कौन सा, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। अब मैं बात करता हूँ उड़ीसा की। उड़ीसा महानदी, देखिए उड़ीसा में कौन कौन से हाथी रिजर्व है, तो देखिए महानदी हाथी रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में है। मयूरभंज और संबलपुर हाथी रिजर्व, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया। और अन्नामलाई और श्री विल्लुपुथुर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों भी तमिलनाडु में हैं। अब मैं बात करता हूँ अन्य हाथी रिजर्व। देखिए कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। एटांगी हाथी रिजर्व नागालैंड में। लीलामपुर और पेरियार ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, तो देखिए हम देखते हैं सभी जैसे पहले नंबर पे कौन आता है, प्रशांत ओशियन, जिसका जो एरिया कितना है 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अब मैं दूसरे नंबर पर कौन आता है, अटलांटिक ओशियन, जिसका कितना है 10 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और इंडियन ओशियन आता है तीसरे नंबर पर, जिसका एरिया है 7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। चौथे नंबर पर साउथ ओशियन, और फिर पाँचवें नंबर पर आर्कटिक ओशियन आता है। अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट्स द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, वो क्या होता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर इसको कैलकुलेट करता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम को मेथड कौन कौन से हैं, तो नेशनल इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों यूज किए जाते हैं नेशनल इनकम निकालने में। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांकन नहीं होता है, तो वो किसका है, सांची स्तूप का है। अब मैं बात करूँ सभी नोटों की बात करता हूँ। जैसे 10 रुपये का जो नोट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, 63 मीटर इंटू 123 mm होती है। अब इस पर किसका होता है, रूपांकन किसका होता है, कोणार्क का है। 20 रुपये पे इसकी जो डायमेंशन होती है 23 इंटू 129 होती है, और इस पर एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। 50 रुपये पे इसकी डायमेंशन 66 इंटू 135 mm होती है, और इस पर हम्पी की गुफाएं इस पर नोट पे छपी हुई हैं। 100 में के नोट पे बात करूँ तो रानी की बाव है, और 200 रुपये के सांची स्तूपा है, 500 रुपये पे लाल किला है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन को। इन अ नॉर्मल ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइसिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड की होती है, किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl। प्राइमरी सेल एक बार यूज होती है, और सेकेंडरी सेल एक से ज़्यादा बार यूज होती हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोल। तो पेट्रोल में क्या पाया जाता है, ऑक्टेन पाया जाता है, जो पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है। अब मैं बात करता हूँ जैसे एल्केन होता है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, ये डबल बॉन्डेड होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द हैंड। तो हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 27 बोन होती हैं, जिसमें 14 फालेंजेस होती हैं, 5 मेट्राकार्पल्स होती हैं, और 8 कार्पल्स होती हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, स्टिपीस है, जो कान में पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, सबसे चमकीली वो कौन सी होती है, वो होती है टिबिया की। सबसे पतली हड्डी केबुला की होती है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक कितनी है, 159 है। 2023 में यही रैंक कितनी थी, 161 थी। पहले नंबर पर कौन है, नॉर्वे है। अब मैं बात करता हूँ ये जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ये कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बिकम फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस, वो कौन है, गोपी
भोटाकुआ है। कौन है? गोपी भोटाकुआ है। सागा दावा उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो देखिए सागा दावा उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है और इसी को हम ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली इंडियाज हैज फिनिश्ड द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप विद हाउ मेनी मेडल? तो वो कितने? 3 मेडल के साथ, जिसमें 1 गोल्ड है 2 सिल्वर है। अब देखिए जो ये चैंपियनशिप है ये कहाँ आयोजित हुई है? थाईलैंड में बैंकॉक में आयोजित हुई है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन पेयर क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 फॉर द मिक्स्ड मैराथन एंड रेस वॉक रिले इवेंट? कौन है? अर्शदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी, इन दोनों ने क्वालिफाई किया है। देखिए अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और पीडीएफ के लिए आप नीचे कमेंट में पिन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। धन्यवाद।